स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली सरकार ने जो आंकड़े जारी किए उससे पता चलता है कि भारत के ऊपर जो एक्सटर्नल डेट है, मतलब वो कर्ज जो हमने बाहर से लिया है। देखो क्या होता है ना, जो कर्ज होता है वो भारत के अंदर भी लिया जाता है। यहां पर भी सरकार बॉन्ड जारी करती है, प्राइवेट कंपनीज बॉन्ड जारी करती हैं और उससे यहां पर लोन लेती हैं। लेकिन जब यही चीज भारत के बाहर से किया जाता है, और देखो एक्सटर्नल डेट सबसे खतरनाक होता है। अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो आप बैंक्रप्सी में जा सकते हैं, आप क्राइसिस की तरफ जा सकते हैं। तो इसको कंट्रोल करना काफी जरूरी है। लेकिन पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो 10% से भी ऊपर का जंप देखने को मिलेगा और यह पहुंच गया $717.9 बिलियन। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। मतलब क्या भारत की वो कैपेसिटी है कि आसानी से इसको पे कर पाएगा, मतलब क्या चल रहा है, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो नया फाउंडेशन बैच है दोस्तों वो स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो पूरा टॉपिक समझने से पहले ये एक्सटर्नल डेट का मतलब क्या है मैं आपको पहले बता दूं। एक्सटर्नल डेट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट अ कंट्री ओज टू फॉरेन क्रेडिटर्स, मतलब कि वो पैसा जो हमने बाहर के देशों से लिया। अब देखो ये कई तरीके से हो सकता है हमने वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया होगा, हो सकता है IMF से लिया होगा, हो सकता है किसी दूसरे देश की सरकार से, जापान से, जर्मनी से लिया होगा, या फिर हो सकता है कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो। मतलब कि जो सारा कर्ज है ना जो हमने भारत के बाहर से लिया है उसको हम सिंपली एक्सटर्नल डेट कहते हैं। अच्छा, जब एक्सटर्नल डेट काउंट किया जाता है तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? क्या सिर्फ जो सरकार पैसा उठाती है, कर्ज लेती है, क्या उसी को काउंट करते हैं? नहीं, यहां पर अगर आप देखोगे तो बोथ पब्लिक डेट, मतलब जो भी सरकार पैसा जुटा रही है, ले रही है भारत के बाहर से, वो तो काउंट होगा ही। लेकिन साथ ही साथ प्राइवेट डेट, मतलब कि जो कॉर्पोरेशंस हो गए, जो कंपनीज हो गई, इंडिविजुअल्स हो गए। सपोज मैं भी कल अगर किसी दूसरे देश से पैसा लेता हूं, राइट, मतलब मान लो अगर मेरा कोई फ्रेंड है या फिर कोई और बैंक है, मान लो सपोज लंदन में, वहां से मैं $1 बिलियन उठाता हूं भूलने की बात है, लेकिन मान लो $1 बिलियन उठाता हूं, तो वो भी एक्चुअली इसी के अंदर काउंट होगा। मतलब जितना भी कर्ज लिया जाता है ना भारत के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा बाहर के देशों से, उन सबको हम इसके अंदर काउंट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर हुआ क्या है। देखो अगर आप देखेंगे पिछले साल दिसंबर 2023 में, मतलब पिछला क्या 2023 दिसंबर का अगर आप देखेंगे तो ये कर्ज था $648.7 बिलियन, जो कि दिसंबर 2024 में पहुंच गया $717.9 बिलियन। मतलब लगभग $70 बिलियन का इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब 10% से भी ज्यादा का जंप आया है। और यह आंकड़ा मैं आपको बता दूं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो क्वार्टरली एक्सटर्नल डेट रिपोर्ट है उसमें जारी किया गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अगर आप देखेंगे, बेसिकली क्या है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो क्वार्टर होता है आपका, तो सितंबर एंड तक अगर आप देखिए तो ये था $712 बिलियन, और 3 महीने के अंदर अंदर दिसंबर 2024 तक ये बढ़कर हो गया $717.9 बिलियन। और अगर आप पिछले कुछ वर्षों से देखें, जैसे कि सपोज 2010 में अगर आप देखोगे तो भारत के ऊपर जो कर्ज था वो था $290 बिलियन का, और अगले 10 साल में 2019 में आप देखिए ये पहुंच गया $561 बिलियन। अगले साल लगभग ये सेम रहा, लेकिन वापस से कोविड के टाइम अगर आप देखेंगे तो उसमें अच्छा खासा आपको जंप देखने को मिलेगा। लेकिन पिछले 2 वर्ष से 2023 में आप देख सकते हो $646 बिलियन, और अब ये हो गया है 2024 एंड तक $717 बिलियन। मतलब कि ये पिछले 2 साल से और तेजी से इंक्रीज हो रहा है, 10% का जंप देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि ये एक्सटर्नल डेट आखिरकार इतना राइज कैसे हुआ। देखो एक सबसे पहला कारण मैं आपको बताता हूं, वो है US डॉलर का एप्रिसिएशन। क्या होता है ना कि जब भी US डॉलर मजबूत होता है, जब भी आपने देखा ही होगा, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर था, दिसंबर जो क्वार्टर था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं और तब से डॉलर काफी मजबूत हो जाता है। ऑल्दो अभी डॉलर वापस से थोड़ा सा नीचे गया है, लेकिन दिसंबर एंड तक अगर आप देखोगे तो डॉलर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। तो यहां पर क्या होता है कि जब भी डॉलर स्ट्रांग होता है तो ज्यादातर भारत का अगर आप कर्ज देखोगे तो वो डॉलर के टर्म में ही है। तो जब डॉलर स्ट्रांग होगा तो कहीं ना कहीं हमें और ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप उसको डॉलर टू रुपी, फिर रुपी टू डॉलर अगर आप करेंगे तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि डॉलर और महंगा हो गया, राइट। तो इसकी वजह से भी बढ़ता है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो पिछले एक साल में $70 बिलियन का कर्ज हमारा बढ़ा है, उसमें लगभग $12 बिलियन तो सिर्फ डॉलर के एप्रिसिएशन की वजह से हुआ है।
आप समझ रहे हैं, मतलब डॉलर अगर बढ़ता है ना तो उसका डायरेक्ट असर हमारे एक्सटर्नल डेट के ऊपर भी देखने को मिलता है। फिर दूसरा और एक सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं, वो है बोरोइंग बाय नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज। एक्चुअली हुआ क्या है कि सरकार ने उतना ज्यादा कर्ज नहीं लिया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक्चुअली उनका कर्ज डिक्लाइन हुआ है एक्चुअली, लेकिन वही नॉन गवर्नमेंट बोरोवर जैसे कि कंपनी जैसे टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, अडानी हो गए, तो ये जो कर्ज उठाते हैं ना बाहर के देशों से, उनका कर्ज अच्छा खासा बढ़ा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कर्ज काफी ज्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल डेट में हमारे इंक्रीज हुआ है। और इनफैक्ट मैं आपको परसेंटेज भी दिखाता हूं, आज के डेट में हमारा जितना भी कर्ज है एक्सटर्नल डेट, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा 22% ही है। फिर बाकी का अगर आप देखेंगे, नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 36%, डिपॉजिट टेकिंग कॉर्पोरेशन 27.8%, बाकी के फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 8.7%। मतलब ये शिफ्ट दिखा रहा है कि जो कॉर्पोरेट इंडिया है, जो बिजनेसेस है हमारे देश के अंदर और जो बैंक्स हैं, वो ज्यादा कर्ज यहां पर उठा रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर एक बहुत ही अच्छा चार्ट है, इससे आपको समझ में आएगा कि भारत कहां से ज्यादा कर्ज लेता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, लगभग 1/3 कर्ज हम मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बायलैटरल की बात करें, मतलब बाकी के सरकारों से, जैसे जापान हो गया फॉर एग्जांपल, जापान क्या करता है, हमें लोन दे रहा है क्या बनाने के लिए, बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, तो वहां से हम पैसा ले रहे हैं। फिर बाकी के देश भी आप देख सकते हो, यहां पर लगभग 16% पैसा हम बायलैटरल, लेकिन सबसे ज्यादा लगभग 51% जो कर्ज है वो एक्चुअली प्राइवेट से ही लिया जाता है। मतलब कि जैसे सपोज फॉर एग्जांपल रिलायंस है, ठीक है, तो उन्होंने बॉन्ड जारी किया बाहर के देशों में, यूएस के अंदर, तो यूएस में बॉन्ड जारी किया, मतलब यूएस के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, इस बॉन्ड में निवेश करेंगे, तो वो पैसा रिलायंस के पास जाएगा। तो मतलब रिलायंस ने कर्ज लिया है ना, पैसा लिया है, तो वो है आपका बॉन्ड होल्डर्स। तो सबसे ज्यादा यहां पर प्राइवेट के द्वारा ही इन्वेस्ट किया जाता है। देन यहां पर अगर हम बात करें कि जो हम कर्ज लेते हैं वो कौन से करेंसी के फॉर्म में कर्ज लिया जाता है, देखो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा जो कर्ज है वो डॉलर के फॉर्म में ही हम लेते हैं। और आप देख सकते हैं जितना भी हमारा डेट है उसमें से लगभग 55% जो कर्ज है वो डॉलर के टर्म है। फिर इंडियन रुपी के टर्म में, जो इंडियन रुपी के टर्म में हम कर्ज लेते हैं वो है आपका 30%, जापानीज येन 6%, फिर जो आईएमएफ का एसडीआर है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, वो है 4.7%, यूरो 3%, ये आपको देखने को मिलेगा। खैर यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है जानने वाली कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जितना कम होगा ना वो अच्छा होता है। डेट टू जीडीपी रेशियो का सिंपल अर्थ ये हुआ कि हमारी जीडीपी इस समय कितनी है, फॉर एग्जांपल $4 ट्रिलियन है, तो इसके मुकाबले हमारा कर्ज कितना है, एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है। तो आप देख सकते हो 2024 दिसंबर में ये 19.1% हो गया, जो कि सितंबर 2024 में 19% था। मतलब इंक्रीज हल्का सा ही देखने को मिलेगा, लेकिन ये इंक्रीज अच्छा नहीं होता। लेट मी टेल यू, हमारा एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो नीचे की तरफ जाए वो बेटर है, मतलब कहीं ना कहीं रिस्क कम हो जाता है। लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो लगभग 19% आप कह सकते हैं हमारा एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो है। और इसी वजह से अब सवाल आता है कि हमारा डेट सर्विस रेशियो क्या है। अब ध्यान से समझिएगा, डेट सर्विस रेशियो का मतलब यह हुआ कि भारत का जितना भी इनकम हो रहा है, फॉरेन इनकम, अब हमारा फॉरेन इनकम कैसे होगा आप इमेजिन करिए। फॉर एग्जांपल हम एक्सपोर्ट करते हैं, सपोज हम मोबाइल बना रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं, गाड़ियां बना रहे हैं एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा इनकम हो रहा है, राइट। तो उस इनकम में से हम कितना पैसा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट चुकाने में लगा देते हैं, क्योंकि अगर हम कर्ज ले रहे हैं तो इंटरेस्ट भी देना है, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी देना है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 6.6% ऑफ करेंट रिसीट, मतलब जितना भी हमारा फॉरेन इनकम होता है उसका 6.6% हम क्या करते हैं, वापस रीपेमेंट में दे देते हैं, राइट। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है समझने वाली। और देखो यहां पर अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें ना तो काफी ज्यादा, 2010 में हम इंटरेस्ट पेमेंट कितना करते थे, 4.6%, आज ये बढ़कर $22 बिलियन हो गया है। मतलब कहीं ना कहीं हर साल हमारा $22 बिलियन से ज्यादा पैसा जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है, एक्सटर्नल डेट में चला जाता है। तो खैर क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि इसका इंप्लीकेशंस क्या है, मतलब इसके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव क्या है। देखो अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो एक तो यह है कि अगर हमारे देश में बिजनेसेस ज्यादा कर्ज ले रहे हैं, एक्सटर्नल डेट ले रहे हैं, मतलब क्यों ले रहे होंगे, जाहिर सी बात है बिजनेस में ग्रोथ हो रही होगी, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि हाँ हमारे देश में जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए वो कर्ज ले रहे हैं। फिर दूसरा है आपका डेट सर्विसिंग हमारा स्टेबल है, मतलब मैनेजेबल है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ बहुत खतरे में आ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है,
आराम से मैनेजेबल है, हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अगर आप देखोगे तो वो भी अच्छा खासा है। लगभग आई थिंक शायद अभी कितना चल रहा है, $650 बिलियन के आसपास हमारा फॉरेक्स रिजर्व चल रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इनफैक्ट वो सुधार हो रहा है यहाँ पर। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ें हैं। रिस्क क्या है? रिस्क एक तो ये है कि ज़्यादातर डॉलर के टर्म्स में हमारा कर्ज है, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट में अगर कोई इंपैक्ट हुआ तो हमारा कर्ज और बढ़ जाएगा। मतलब डॉलर जिस तरह से बढ़ा है, अभी आपने देखा होगा ना, $1 इक्वल्स टू 88 के करीब चला गया था। ऑल्दो अभी ये इंप्रूव होकर 86 के नीचे आया है ये, लेकिन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। पहले ही आपका 70, 50 इस तरह से हुआ करता था। तो डॉलर मजबूत हो रहा है। दूसरा है यहाँ पर, अगर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो हमें वो कर्ज चुकाने में और महंगा पड़ेगा। मतलब अभी जिस इंटरेस्ट रेट पर हम पैसा लेते हैं, बोरो करते हैं, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे भारत में भी क्या होता है, जो रेपो रेट वगैरह है, आरबीआई, हम कोशिश करते हैं ना कम रहे ताकि हमारा ईएमआई वगैरह कम हो जाए। सेम यही चीज़। फिर दूसरा है यहाँ पर, अभी इस तरह का जो माहौल बना हुआ है, ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं, जो जियोपॉलिटिकल शॉक्स हैं, वो आ सकते हैं। ये भारत के लिए खतरा बन सकता है। तो ये चीज़ थी। और मैं आपको जाने से पहले ये भी बता दूं कि इस समय बाकी देशों का क्या हाल है। ब्राज़ील अगर आप देखोगे तो उनका एक्सटर्नल डेट $607 बिलियन है। भारत का मैंने आपको बताया, भारत का इनफैक्ट अभी बढ़ा है, मैंने आपको बताया था, ये 2023 का आंकड़ा है, ये तो $717 बिलियन चला गया है। चाइना तो ट्रिलियंस में लेता है, आप सोचो $2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है इनका, राइट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या? देखो, आगे कुछ चीज़ों पर हमारी निगरानी होनी चाहिए। सबसे पहला है रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट क्या है। मतलब अगर डॉलर मजबूत होता है तो हमारे लिए नुकसान है, तो रुपये अगर स्ट्रांग होता है तो कहीं ना कहीं हमारा एक्सटर्नल डेट एक तरह से कम हो जाएगा। फिर देखना होगा कि यूएस फेड और आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है कि घटाती है। ग्लोबल इन्वेस्टर सेंटीमेंट क्या है, मतलब ग्लोबली जो इन्वेस्टर्स हैं, क्या भारत में पैसा लगा रहे हैं कि नहीं, भारत में पैसा आएगा तो ये बेटर है हमारे लिए। फिर इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेक्स रिजर्व, ये हमारा कैसा रहता है। फिर इसके अलावा कॉर्पोरेट अर्निंग, बिजनेसेस की ग्रोथ वगैरह ठीक चल रही है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिजनेस डूबने लगेंगे तो वो पैसा कैसे चुका पाएंगे। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों एक्सटर्नल डेट से रिलेटेड। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन बेस्ट रिड्यूस अ कंट्रीज वल्नरेबिलिटी टू एक्सटर्नल डेट क्राइसिस। मतलब हमारा जो एक्सटर्नल डेट से क्राइसिस हो सकता है, उसके रिस्क को कम करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स यहां पर काम कर सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है, फाउंडेशन बैच, संपूर्ण बैच, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, यू कैन टेक दिस बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।